हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस में। हम लोग अपने इस वीडियो में DSSB जो PRT के लिए है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो हिंदी स्टार्ट होता है पेपर में वो 81 क्वेश्चन से आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पैसेज पढ़ना होगा, और ये जो पैसेज है ये 81 क्वेश्चन से लेकर के 85 क्वेश्चन तक हमें इसी पैसेज के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य की प्रधान काव्य रूप बन गया था। ठीक है, यानी कि जो भारतेंदु युग था इसमें जो नाट्य साहित्य था उसका प्रधान रूप क्या बन गया था? काव्य रूप बन गया था। किंतु बाद में नाट्य रचनाएं कम हो गई। बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो नाट्य रचनाएं थी वो कम होने लगी। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किए। यानी कि जो भारतेंदु युग है उसमें जो जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिया गया, इन्होंने नाटक कार्य के रूप में बहुत ही अच्छा और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नाटकों से हिंदी साहित्य में बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई। जो हिंदी साहित्य में एक कमी हमें दिख रही थी, बाद में जब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आने लगी तो वो कमी हमें पूरी होती हुई दिखाई पड़ी। नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्य शास्त्र में विस्तार से किया गया है। यानी कि जो नाट्य रचना है, कैसे हम नाटक को रच सकते हैं, कैसे हम उसकी रचना कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक नाटक हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में पूरा रूल आपको जो प्राचीन विधान काव्य शास्त्र है वहां पर देखने को मिल जाता है। हिंदी नाटककारों को उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। ठीक है, जो हिंदी नाटककार थे, ये आप देख लीजिएगा, ये 2 बार मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको देख लीजिएगा। जो हिंदी नाटककार थे उन्होंने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। यानी कि नाटक रचना के लिए जो विधान प्राचीन काव्य शास्त्र में दिए गए थे उसको जो भारतेंदु युग के नाटककार हुए उसको डायरेक्ट नहीं स्वीकार किए, बल्कि क्या करते हैं, नांदी मंगलाचारण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा। ठीक है, और उसकी जगह पर क्या हुआ कि विषकंभक, प्रवेशक आदि का विधान भी छोड़ दिया गया, और विदूषक के बदले, हर नाटक में पहले विदूषक हुआ करते थे, विदूषक के बदले कोई मनोरंजक पात्र रखा जाने लगा। ठीक है, जो पहले नाटकों में विदूषक होते थे उनकी जगह पर कोई दूसरा मनोरंजक पात्र रखा जाने लगा। सांचे में ढले हुए पात्रों के स्थान पर निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र आने लगे। ठीक है, यानी कि जो सांचे से ढले हुए पात्र थे, यानी कि जिनको जो सांचे से ढले हुए पात्र कहने का मतलब क्या, कि मान लीजिए आप खुद हैं, आप किसी सांचे में आप अगर नाटक कर रहे हैं तो आपको कोई रूल दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको कोई दूसरा एक कह सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग आपको कोई रोल दिया जाएगा कि आपको ये रोल करना है। अगर आपको वहां पे विदूषक बनाया जाएगा तो आपको विदूषक का ही रोल करना पड़ेगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि इस चीज को बदला जाने लगा, और जो निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त होते थे, ठीक है, जिनका वो व्यक्तित्व होता था कि वो विदूषक बन सकते हैं, अब उनको लाया जाने लगा, एक कह सकते हैं कि विदूषक के रूप में, या फिर एक नाटककार के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पैसेज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोगों ने ऐसे नोट कर लिया है। ठीक है, तो अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 81 से 85 तक हमें देखना है। तो इस पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विदूषक का अर्थ होता है। ठीक है, विदूषक का क्या अर्थ होता है हम इसको देखेंगे। नीचे वाले हम पैसेज हम लोगों ने पढ़ा उसके नीचे वाले लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि विदूषक के बदले कोई मनोरंजक पात्र रखा जाने लगा। ठीक है, यानी कि विदूषक भी जो था वो क्या था, मनोरंजक पात्र ही था। मनोरंजक पात्र मतलब हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे विदूषक का मतलब मूर्ख नहीं होता है, क्योंकि आप पुराने नाटक को देखेंगे, कोई नाटक साहित्य पढ़ेंगे आप, तो आपको विदूषक के लिए वही मिलेगा जैसे वो जोक करता था। ठीक है, क्या काम करता था, जोक का काम करता था, सबको हंसाए हंसाए रखने का काम करता था, और सबको एक तरीके से कह सकते हैं जोड़ करके कि किसी का भी ध्यान स्टेज से भंग ना हो, वो काम करता था। ठीक है, तो ये मूर्ख हमारा आंसर सही नहीं होगा।
बी वाला आंसर भी नहीं सही होगा, घृणा फैलाने वाला व्यक्ति नहीं था वो, ना ही वो विद्वान था, बल्कि हमारा आंसर क्या सही होगा, तो हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो विदूषक होता था वो क्या होता था, मनोरंजक पात्र या हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 82 का, भारतेंदु युग में साहित्य का प्रधान रूप क्या हो गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम देख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग जब आप पैसेज देखेंगे तो आपको पैसेज के पहले ही लाइन में मिलेगा कि नाट्य साहित्य ही प्रधान काव्य रूप बन गया था, यानी कि जो भारतेंदु युग था वहां पे नाट्य साहित्य क्या हो गया था, प्रधान रूप में स्थापित हो गया था। साहित्य का प्रधान रूप क्या हो गया था, नाटक हो गया था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हमारा जो क्वेश्चन है भारतेंदु युग में साहित्य का प्रधान रूप क्या हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर सही होगा, ए तो बिल्कुल नहीं सही है क्योंकि कहानी दिया गया है, बी भी गलत है, हमारा निबंध यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़े हैं बल्कि नाटक के बारे में पढ़े हैं, तो हमारा जो आंसर सही होगा 82 क्वेश्चन का वो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, डी गलत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग या भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किसका है। ठीक है, भारतेंदु युग में जब भारतेंदु को आप देखेंगे तो इनके बाद जब हम नाटक का क्षेत्र देखते हैं तो जो महत्वपूर्ण कार्य करने का श्रेय जाता है, ठीक है, नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने का जब श्रेय हम देखेंगे तो आपको जयशंकर प्रसाद मिलेंगे। ठीक है, कौन मिलेगा, जयशंकर प्रसाद मिलेंगे। अभी हम यहाँ पर पढ़े हैं कि इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने, इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने क्या किया, महत्वपूर्ण कार्य किया, तो आप ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक, तो चलिए हम आंसर सही कर देते हैं अपना। रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं सही है, प्रेमचंद्र इनका भी कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक ही इंसान महत्वपूर्ण काम किया जिसका नाम हम लोग अभी पढ़े हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 84 का, हिंदी नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको गलत कथन देखना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला हम पढ़ते हैं ऑप्शन, निजी व्यक्तित्व से युक्त पात्र आने लगे, बिल्कुल सही है। प्रवेशक आदि का विधान छोड़ दिया गया, मंगलाचारण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा, प्राचीन काव्य शास्त्र के विधान को ज्यों का त्यों, देखिए ये ज्यों होना चाहिए, ठीक है, हम इसको सही कर दे रहे हैं, ये होना चाहिए ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो हम पैसेज पे आ जाते हैं, पैसेज को पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप ये वाले पॉइंट पढ़िए कि हिंदी नाटककारों ने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया, तो अभी तो हम पढ़े हैं कि कथन हमें जो गलत होगा वो टिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है चौथे वाले में आप देखिए, तो यहाँ लिखा गया है कि ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया, तो हम अभी पैसेज में क्या पढ़ करके आ रहे हैं कि स्वीकार नहीं किया, तो ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए गद्यांश में विधान का आशय है, विधान से क्या आशय है, जो गद्यांश दिया गया है उसमें विधान कहने का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए पैसेज को देखते हैं हम लोग। यहाँ जब आप लोग पढ़ेंगे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नाटककारों ने उस विधान को, ठीक है, विधान को ज्यों का त्यों त्यों स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो विधान कहने का मतलब रूल होता है, नियम होता है। ठीक है, क्या होता है, रूल होता है, या हम उसको हिंदी में नियम कहते हैं। यहाँ पे नियम से मतलब होगा रचना प्रणाली से, किससे मतलब होगा, रचना प्रणाली से इसका आशय होगा। तो जो 85 क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमारा ए वाला सही होगा, रंगमंच से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी पैसेज में आप लोगों ने पढ़ा कि हिंदी नाटककारों ने जो नाट्य रचना का विधान था उसे ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे विधान का मतलब क्या है, रचना प्रणाली से है, रंगमंच से नहीं है, प्रयोजन से नहीं है, और ना ही भाग्य से है। ठीक है,
आई थिंक आप लोग को ये पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्द्र का विलोम होगा। ठीक है, देखिए आर्द्र का विलोम पूछा जा रहा है। आर्द्र का मतलब आप समझते हैं, आर्द्र का अर्थ होता है नमी से युक्त। क्या होता है? नमी से युक्त। ठीक है, जिसमें शीलन हो, जिसमें पानी की मात्रा हो, उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्र कहते हैं। तो आर्द्र का अगर हम देखें, शीत, शीत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शीत, अगर आप शीतकाल को याद करेंगे तो उसमें शीत में क्या होता है, शीत जब पड़ता है तो पानी की छींटे ही तो रहते हैं, बारिश की एक तरीके से हम कह सकते हैं जो बूंदें होती हैं वही जमी हुई होती हैं जो हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, शीतोष्ण नहीं हो सकता। शीतोष्ण मतलब कि थोड़ा नमी हो और थोड़ा उसमें क्या हो, शुष्कता हो। शुष्क बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, शुष्क बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि जो आर्द्र का, सॉरी यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, उष्ण नहीं होगा। उष्ण मतलब गर्म होता है। क्या होता है? उष्ण मतलब गर्म होता है। शुष्क मतलब सूखा होता है। ये वाला आंसर आपका, डी वाला आंसर सही होगा। शुष्क का क्या मतलब होता है? शुष्क का अर्थ होता है सूखा। ठीक है, तो आर्द्र मतलब नमी से युक्त और शुष्क मतलब क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा। उष्ण नहीं होगा क्योंकि उष्ण का मतलब गर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, समक्ष में कौन सा समास है? समक्ष में कौन सा समास है? आप देखिए, समक्ष को जब आप तोड़ेंगे ना, दो भागों में इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा समधन अक्ष। क्या मिलेगा? समधन अक्ष मतलब आंख के सामने। ठीक है, आंख के सामने, नजरों के सामने। ठीक है, तो आप लोगों को हम इसके पहले वाले वीडियो में भी समझाए हैं कि जब पहला पद अव्यय हो, पहला पद क्या हो? अव्यय हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। तत्पुरुष नहीं होगा क्योंकि तत्पुरुष में बीच में कारक चिन्ह आने चाहिए। कारक चिन्ह आने चाहिए, जब कारक चिन्ह रहेंगे तभी वो तत्पुरुष समास होता है। द्विगु नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा क्योंकि द्विगु में क्या होता है? संख्यावाची होता है। द्विगु में संख्यावाची होता है। द्वंद में हाइफन छिपा होता है या फिर और का भाव छिपा होता है। ठीक है, लेकिन अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है। तो समक्ष में जो ए वाला हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आदरणीय शब्द में प्रत्यय है। आदरणीय शब्द में प्रत्यय। ठीक है, इसको हम अलग अलग दो भाग में कर देते हैं। आदर, ये हमारा मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। प्रत्यय हमसे पूछा जा रहा है। प्रत्यय का आपको मतलब पता होगा कि वह शब्द खंड जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में क्या करे? परिवर्तन करे। ठीक है, देखिए संगठन, संगठन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे आदरणीय से पूछा जा रहा है और प्रत्यय पूछा जा रहा है। संगठन एक पूरा शब्द है, ये प्रत्यय नहीं है। ठीक है, यह प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि अगर हम य से तोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम इस शब्द को य से तोड़ते हैं तो हमको आदरणीय और य मिलेगा, जबकि ये पूरी तरीके से गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा, इस फॉर्म में ये कभी भी नहीं टूटेगा। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, डी वाला भी। सी वाला अगर हम देखें तो सी वाला भी हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि अनीय प्रत्यय इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अनीय प्रत्यय नहीं मिलेगा। इसमें सही कौन सा है? तो इसमें नीय प्रत्यय सही है। कौन सा प्रत्यय सही है? नी प्रत्यय सही है। आप इसको जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो न ड़ में कन्वर्ट हो जाता है। ड़ न किसमें? ड़ में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है? आदरणीय हो जाता है। तो इस तरीके से 88 क्वेश्चन जो है हमारा, उसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उदय का संधि विच्छेद। ठीक है, हमें क्या बताना है? उदय का संधि विच्छेद बताना है कि उदय संधि विच्छेद इसका क्या होगा। तो उदय के लिए जो आपको शब्द मिलेगा, पहला चीज आप लोग ये बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये जो द है वो य से मिल जाएगा या ये द अ से मिलकर के पूरा द बना लेगा। ठीक है, कभी भी ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, कभी भी नहीं ये सही होगा।
ये दोनों आपका तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाले आंसर को अगर हम देखें तो उत धन अय हमें मिला है। ठीक है, उत धन अय मिला है, त और अ मिलकर के ये त पूरा बनता है, लेकिन य आने की वजह से ये त किस में कन्वर्ट हो जाता है, द में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जो फॉर्म हमें मिलता है, पूरा शब्द मिलता है, वो क्या मिलता है, उदय मिलता है। ठीक है, उत के बाद यहाँ पे अ है नहीं तो ये था आधा रह जाएगा, जिससे ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। त से अ मिलेगा तो त पूरा हो जाएगा, और य की वजह से ये जो है त किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अगर संधि देखें तो उदय में जो है ये व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि होगा। आप लोग पूरा व्यंजन संधि अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, पूरा व्यंजन संधि आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग जितने भी पेपर देखे होंगे आपको सब में व्यंजन संधि से रिलेटेड क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, तो पूरा मैं यही आपसे कहूंगी, पूरा व्यंजन संधि आप लोग क्लियर कर लीजिए अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। चलिए संस्कृत शब्द को तोड़ते हैं। तो जब हम संस्कृत शब्द को तोड़ते हैं तो ये 3 भाग में टूटता है। पहले हमें मिलता है सम, ठीक है, फिर मिलता है स, और फिर मिलता है हमें कृत। ठीक है, तो सम धन स धन कृत, इसमें हमारा सम जो है ये उपसर्ग होता है। सम क्या होता है, उपसर्ग होता है। अब आपको हमें बताना है कि इसमें कृत क्या है। ठीक है, आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संस्कृत में कृत क्या है। ठीक है, ये प्रत्यय है या फिर हम कह सकते हैं कि उपसर्ग है या मूल शब्द है, ये चीजें आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जो हमारा संस्कृत शब्द के लिए उपसर्ग आएगा वो क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, ए वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। इसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ठीक है, इसमें हमें क्या ढूंढना है, अशुद्ध शब्द या अशुद्ध अंश हम कह सकते हैं, अशुद्ध अंश। इस वाक्य को जब आप पूरा देखेंगे तो इस वाक्य में हमें बताना है कि इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया कि इसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ठीक है, तो इसमें आप लोग को पता होगा इसने तो बिल्कुल गलत नहीं है, ना ही लुटाया गलत है और ना ही धन गलत है। ठीक है, मुक्त हस्त से यहाँ पर गलत है, जो हमारा सी वाले ऑप्शन में रखा गया है, और इसका सही आंसर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो के लिए एक शब्द होगा। जो सबके आगे रहता हो के लिए एक शब्द होगा। एक शब्द वाले सारे जितने भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है, या जितने प्रीवियस ईयर में कराए गए हैं, आप सबका रिवीजन कर लीजिए, सबको नोट डाउन करिए, क्योंकि एक शब्द से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपके अगले पेपर जो होने वाले हैं उसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप अपना एकदम क्लियर रखिए। देखिए अब एक एक ऑप्शन को हम क्लियर करते चलेंगे। पहला ए वाला जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल नहीं होगा, अग्रिम। अग्रिम क्यों नहीं होगा, अग्रिम मतलब होता है पहले। ठीक है, क्या होता है, पहले, लेकिन ये पहले किसी के आगे रहने से हमें रिलेट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर अग्रिम कहने का मतलब है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना किसी को पहले ही, मान लीजिए किसी का जन्मदिन हुआ तो उसके पहले ही जो शुभकामनाएं देते, तो अग्रिम शुभकामनाएं, जन्मदिन के पहले जो शुभकामनाएं, या फिर कोई भी चीज, कोई काम होने के पहले ही जो बात आप खत्म कर दें, ठीक है, उसको हम अग्रिम से रिलेट करते हैं। अभी जैसे हम बताएं कि आपको जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं, जन्मदिन से पहले ही जो शुभकामनाएं दी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले अर्थ आ रहा है, लेकिन ये किसी आदमी के लिए नहीं आ रहा है। अग्रज, अग्रज भी नहीं होगा। ठीक है, अग्रज ज का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, क्या होता है, उत्पन्न होना या पैदा होना, ज से रिलेट करता है। अग्रज जो आपके पहले पैदा हुआ हो, ठीक है, तो वो अग्रज कहलाता है। अग्रणी, अग्रणी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि अग्रणी का ही मतलब होता है जब जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी वो कहलाता है। ठीक है, अग्रगण्य क्या होता है,
अग्रगण्य का मतलब होता है प्रमुख या मुखिया से, ठीक है, प्रमुख व्यक्ति या प्रमुख मुखिया से हम कह सकते हैं अग्रगण्य, ठीक है। जैसे अभी हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है, तो वहां पे गणेश जी क्या है, अग्रगण्य है, ठीक है। तो इस तरीके से डी वाला भी आंसर हमारा सही नहीं होगा, सी आंसर सही है, अग्रणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, हमें तद्भव शब्द खोजना है। देखिए तद्भव का मतलब होता है कि जो शब्द संस्कृत से टूट करके हिंदी में बने हो, ठीक है, यानी कि संस्कृत का जो अभ्रंश हुआ होगा, जो टूटा होगा, वही तद्भव कहलाता है। तो छिद्र, छिद्र अगर हम इसको तद्भव में देखेंगे तो आपको छेद मिलेगा, ठीक है, छेद मिलेगा, ये तद्भव होगा। छिद्र तो इस तरह से होगा नहीं, यदा नहीं होगा, यदा कदा हम लोग बोलते हैं, यदा मतलब कभी कभी, इस तरह यदा कदा कभी कभी, ठीक है। छिलका इसका सही होगा, छिलका बिल्कुल सही है, क्योंकि छिलका तद्भव, हम तद्भव शब्द में आ जाता है। हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज का, जैसे किसी फल का छिलका, ठीक है, किसी सब्जी का छिलका, तो छिलका इसका सही होगा। जटा नहीं होगा, ठीक है, जटा तत्सम शब्द में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तालाब का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ये पॉइंट पे इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि है या नहीं है, ये नहीं है नहीं पढ़ते हैं और फटाक से जो भी आंसर मिलता है उसको लगा देते हैं, ठीक है। तो नहीं है पे ध्यान देंगे आप लोग। ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं। पद्माकर, बिल्कुल पद्माकर जो है वो तालाब का पर्यायवाची होगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तड़ाक भी तालाब का पर्यायवाची होता है और पुष्कर भी तालाब का पर्यायवाची होता है, तो ये तीनों आंसर हमारे नहीं होंगे। रत्नाकर जो होता है ये हमारा सही होगा, क्योंकि ये तालाब का नहीं बल्कि समुद्र का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, समुद्र का ये पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई थिंक आप लोग के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, चढ़ाई में किस प्रकार की संज्ञा है, चढ़ाई में किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शंस है हमारे, पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि चढ़ाई जो है ये पदार्थवाचक नहीं है, कोई धातु नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष या विशेष स्थान या किसी विशेष पुस्तक, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। जातिवाचक नहीं है क्योंकि किसी वो जाति को इंगित नहीं कर रहा है, बल्कि क्या है, चढ़ाई जो है वो भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये चढ़ाई भाववाचक संज्ञा में आ जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, ठीक है, हमें देशज शब्द बताना है कि कौन सा शब्द देशज है। देखिए कमिश्नर जो है ये इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो कमिश्नर होगा नहीं। आसार, ये भी आपका जब आप फारसी पढ़ेंगे और आवाज, ये वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। खखरा शब्द जो होता है ये देशज शब्द होता है। खखरा मतलब एक तरीके से खोखला होता है, ठीक है। खखरा का क्या मतलब होता है, खोखला से होता है, खोखला, खोखला मतलब समझ रहे हैं। कोई चीज जैसे बांस को हम देखते हैं, तो बांस आप देखेंगे तो बीच में क्या होता है, पूरा खाली होता है ना, साइड साइड से वो लकड़ियां तो रहते हैं लेकिन बीच में वो क्या होता है, खाली होता है, तो उसको हम खखरा कह सकते हैं, ठीक है, या हम उसको खोखला कह सकते हैं। तो इस तरीके से 96 क्वेश्चन का हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग हमें बताना है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द बताने के लिए एक एक शब्द को हम अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे, ठीक है, आप प्रयोग करते चलेंगे, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। जो 97 क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो संस्था इसका सही हो जाएगा, बी वाला आंसर, क्योंकि आप इसको जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये मेरी संस्था है, ठीक है, मेरी संस्था आप बोलेंगे, मेरा संस्था कभी भी नहीं बोलते हैं, चाहे वो कोई लड़की बोल रही हो या कोई पुरुष बोल रहा हो, ठीक है, चाहे कोई महिला बोले या पुरुष बोले, वहां पे संस्था का ही, संस्था के लिए मेरी शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा और नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बाकी ए सी डी ये जो है तीनों पुल्लिंग में आ जाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है? ठीक है, देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द होना चाहिए, ये वाक्य शब्द से मतलब नहीं है। शुद्ध शब्द कौन सा है ये चीज आप ध्यान देंगे। तो आप देखते हैं शब्द को, पहले आपको यहाँ मिलेगा नूपुर, नूपुर, नुपुर और नुपुर। ठीक है, देखिए उच्चारण करना सीखिए। जब आप कोई भी, चाहे बड़ा उ की मात्रा लगा रहे हो, चाहे बड़ी की मात्रा लगा रहे हो, चाहे आ की मात्रा लगा रहे हो, तो हमेशा जो उच्चारण होता है ना, ये लंबा उच्चारण होता है। क्या होता है? लंबा उच्चारण होता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो हिंदी लैंग्वेज है ना, ये इतना खत्म होता जा रहा है। एक तरीके से हम देखें कि उच्चारण बिल्कुल गलत तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो उच्चारण ही जब गलत करेंगे तो हमें आंसर कैसे सही मिलेगा? हम जैसे उच्चारण करेंगे वैसे ही तो आंसर खोजेंगे। लेकिन हमें एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग नहीं, हमें जो कह सकते हैं कि जो संस्था है, जो DSSB है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है, जो सही है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, तो इसका जो 98 वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या सही होगा? ए वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, नूपुर। ठीक है, क्या सही होगा? नूपुर सही हो जाएगा। 98 का ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गहरा किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, गहरा किस प्रकार का विशेषण है? हमें यहाँ पर विशेषण बताना है। तो विशेषण बताने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान देना होगा, विशेषण मतलब क्या होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की क्या करें? सर्वनाम की विशेषता बताए। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, गहरा में कोई संख्या की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पे किसी डिजिट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो हमारा ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, संख्या सही नहीं होगा। परिमाणवाचक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी परिमाण से रिलेटेड शब्द जैसे किलोमीटर, मीटर या ऐसे कुछ चीज का यूज नहीं किया गया है। परिमाणवाचक इसका आंसर सही नहीं होगा। सी वाला जो हमारा आंसर है ये सही है, क्योंकि लंबा, चौड़ा, पतला, मोटा, ठीक है, गहरा, ऊंचा, नीचा, ये सारी चीज किसी की विशेषता को दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। किसी के गुण को दर्शा रहे हैं तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। डी वाला इसका आंसर नहीं सही होगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण नहीं है ये। ठीक है, चलिए तो आज के हम 100 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। हिंदी में आप लोगों से लास्ट पूछा गया है तत्सम शब्द के बारे में। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तत्सम आप लोग को बताए थे हम पहले। तत्सम मतलब क्या होता है? जो उससे उत्पन्न हो, और उससे उत्पन्न होने का मतलब यहाँ पर क्या है? संस्कृत से उत्पन्न होना। ठीक है, संस्कृत से उत्पन्न होना, या संस्कृत से जो हम हूबहू शब्द ले लिए उनको हम क्या कहते हैं? हिंदी में तत्सम शब्द कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? दूध नहीं है, क्योंकि दूध को हम क्षीर कहते हैं। दूजा नहीं होगा, दूना नहीं होगा। ठीक है, दुर्बल आपको मिल रहा है। दुर्बल का ही मतलब क्या होता है? दुर्बल को हम हिंदी में दुबला बोलते हैं। ठीक है, तद्भव वो कहलाएगा। दुर्बल जो है ये तत्सम का शब्द है। तो इस तरीके से जो हमारा 100 क्वेश्चन है उसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक गाइज आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चंस आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, ताकि वो चीजें सही कर दी जाए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।